हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का आपने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर सुना, देखा उसको आपने, तमाम पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब आपने उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखी। उसके बाद हमने आपको प्रॉब्लम 1 कराया। अब हम आज आपको कराने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स देखिए कि लिखा हुआ है, उमर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट मेंटेन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, बात स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको आइडिया नहीं है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि उसका जो एंडिंग बैलेंस है उसी पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की परसेंटेज लगती है। हम एक काम करते हैं, आगे का सवाल पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट बनाने से पहले मैं एक ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, जिससे तमाम स्टूडेंट्स को आसानी हो जाएगी। चलें बेटा, हम एक काम करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिससे आपको एंडिंग बैलेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं भाई ट्रेड रिसीवेबल क्या है। आप सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स बताइए, सवाल देखकर हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं ताकि एंडिंग बैलेंस हमें मिल सके। सबसे पहले देखिए कि क्या ये बात कहीं पे लिखी हुई है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ तमाम बातों को बच्चों, कि मार्च 1 को हमें अपने कस्टमर से 36,000 लेने थे। ये तो हो गया डेबिट बैलेंस। ठीक है, जो जो चीजें डेबिट में आएंगी उसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्रेडिट सेल की है, ये भी ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट पे आएगा। ठीक है, दो चीजें डेबिट पे आएंगी, और एक डिसऑनर चेक है, ये भी ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट पे आएगा, क्योंकि कस्टमर से हमें दोबारा पैसे लेने हैं। ठीक है, और जो चीजें ट्रेड रिसीवेबल के क्रेडिट पे आएंगी उसको हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं बेटा, कि चेक रिसीव हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा, कैश सेल आएगी नहीं। क्रेडिट नोट सेल रिटर्न डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा। और बैड डेट्स डेबिट होगा और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ये सब पोस्टिंग कर कर ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालते हैं, जिससे पता चले कि हमें फाइनली कितने पैसे अपने कस्टमर से लेने। तो एक एक करके हम पोस्टिंग करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स देखिए जरा, एक एक करके मैं पोस्टिंग करता हूँ। अपनी बुक में सवाल निकाल लीजिए आप लोग, ताकि बार बार मुझे स्लाइड को अप एंड डाउन ना करना पड़े, आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। अब मैं सवाल इस वक्त मेरे सामने है। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस बच्चों मार्च 2017 की यहाँ बात हो रही है, 2017 की यहाँ बात हो रही है, और 2017 का मार्च 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैलकुलेटर ऑन रखिएगा बेटा, क्योंकि अब इसको हमें टोटल भी करना होगा। 36,000 का ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है बेटा, 36,000 का ओपनिंग बैलेंस था। और ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद फिर एक और जगह डिसऑनर चेक हुआ था, तो ट्रेड रिसीवेबल दोबारा डेबिट हो गया था। एक कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया था, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया था, और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है बेटा, और ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है एट द एंड ऑफ द पीरियड। मार्च 31 को ये इंफॉर्मेशन हमें सब मिल रही है। इसके बाद क्रेडिट सेल, हमें कस्टमर ने जो क्रेडिट पे सेल की है हम, वो 51,270 है बेटा। 51,270 का ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से बेटा। ये हमें टोटल मिल गया, सेल जर्नल से टोटल मिल गया हमें। सेल रिटर्न, कैश बुक से सेल रिटर्न से हमें टोटल मिला है कि माल रिटर्न हुआ है मार्च 31 को। जो मार्च 31 को माल रिटर्न हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है, क्रेडिट नोट के थ्रू हमें पता चल गया $1750 का सेल रिटर्न की वजह से। ये हम जब तमाम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, फिर इसका टोटल करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। फिर मार्च 31 को डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल बच्चों क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। और आखिर में बैड डेट, एक कस्टमर ने हमारे इरिकवरेबल डेब्ट है, जो पैसे नहीं मिले हैं,
वो बैड डेट्स कितना हो गया 1450 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, इररिकवरेबल डेट डेबिट हो गया, या तो बैड डेट्स लिखने डायरेक्ट आप। ठीक है बेटा, यानी 3 इंफॉर्मेशन डेबिट पे हैं और 3 इंफॉर्मेशन क्रेडिट पे हैं। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया है, एक रह गया, सॉरी, कलेक्शन हुई है 53,800 की, एक कलेक्शन भी हुई है 53,800 की 31 मार्च को, वो भी आप लिख दें। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर कलेक्शन ऊपर आ जाती है, लेकिन डेट एक ही है तो कोई मसला नहीं। कलेक्शन में बैंक डेबिट हुआ होगा और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ होगा 53,800। तो आपने देखा कि टोटल 3 इंफॉर्मेशन जो थी वो डेबिट की थी और 4 इंफॉर्मेशन क्रेडिट की थी। अब हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए, मैं भी टोटल कर रहा हूँ, आप भी टोटल करें ताकि मैच कर जाए। पहला है डेबिट ऐड करते हैं 36,000, 36,000 में प्लस कीजिए 2080 प्लस 51270, ये आ रहा है टोटल 89,350। देख लेना बेटा, क्रॉस चेक करते रहना तुम लोग भी, कहीं अगर मैं कोई टोटल में गलती करूं तो मुझे करेक्ट करना बेटा। फिर क्रेडिट पे आते हैं 1750 प्लस 950 प्लस 1450 प्लस 53,800, ये टोटल आ गया 57,000, ये हमने रफ में कहीं लिख लिया 57,950। ठीक है बेटा, अब इसको माइनस कर दीजिए डेबिट में से, डेबिट का टोटल था 89,350, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 31,400। कोई आपसे पूछे कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है जिसपे परसेंटेज लगाएंगे आप, तो आप कह सकते हैं 31,400। ठीक है बेटा, यही डेबिट है। और इन द नेक्स्ट मॉर्निंग यही अप्रैल 1 का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ गया आपके पास। ठीक हो गया बेटा, चलें अब आपको आसानी होगी बेड डेट्स की परसेंटेज लगाने में। ये हमने दोनों आमने सामने टोटल, यानी जब मैं बेड डेट्स की कैलकुलेशन करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपने ये करना होगा कि बेड डेट्स की जो परसेंटेज है 5%, ये हमें 31,400 पे इसका 5% लगाना होगा। बेटा कैलकुलेटर ऑन कीजिए आप लोग, 31,400 का अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स करूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, $31,400 का कैलकुलेटर पर कितना परसेंट निकाल लेंगे, 5%। तो इसका 5% आएगा, 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, $1570, $1570। यानी इस साल हमें प्रोविजन करना है $1570 का। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, आप $1570 का आपको प्रोविजन करना है, और प्रोविजन करना है $1570 का। अब आपने चेक करना है कि पुराना कितना पड़ा हुआ है, ये जरा चेक कीजिए। तो जो पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, अप्रैल की 1 तारीख को $1,900 पड़ा हुआ है, 2016। अब आप सबसे एक सवाल है, वो जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस था वो $1,900 था। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस साल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो आप कहेंगे सर इस साल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। किस तरह डिक्रीज हो रहा है ये देखें, इस तरह डिक्रीज हो रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड अमाउंट 1570 है, चाहिए आपको, लेकिन आपका जो प्रीवियस बैलेंस है आपका, वो तो 1900 पड़ा हुआ है बेटा। प्रीवियस बैलेंस आपका कितना पड़ा हुआ है, 1900। तो इट मींस आपके पास तो एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है। और कितने का एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है बच्चों,
330 का, तो इट मींस इनकम स्टेटमेंट की अदर इनकम में डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 330 जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब कुछ जो मैंने प्रूफ किया, आईएएस को एग्जामिनर ने एक अकाउंट में कहा है कि बना के प्रूफ कर दीजिए, एक अकाउंट में बना के प्रूफ कीजिए जिसका नाम है प्रूफ। और क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ आपको पता चल गया, तब आपको बहुत ही आसानी से आप करेंगे। ये देखें, आपने लिखा 2016 अप्रैल की पहली तारीख, आपके पास जो बैलेंस ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है बच्चों वो $1900 पड़ा हुआ है, और अगले साल का जो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन अभी अभी आपने निकाला है अगले साल के लिए, वो निकाला है 1570। आपको अगले साल के लिए उठा के रखने हैं बच्चों 1570, 1570 आपको अगले साल के लिए उठा के रखने। अब सवाल ही उठता है कि अगले साल 2017 की अप्रैल 1 का आपने नीचे कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, जो पिछले साल की 2017 की एंडिंग है और इधर की ओपनिंग हो गई। अब सवाल एक उठता है तमाम स्टूडेंट से, यहाँ आ रहा है 1900, यहाँ आ रहा है 1900, लेकिन 1900 करने के लिए हमें डेबिट पे 330 लिखना पड़ेगा। अब पूरी क्लास बताइए, ये जो मुझे 330 लिखना है 2017 में बेटा मार्च 31 को, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो ये बेटा डिक्रीज है इनकम स्टेट। यानी ये एंट्री क्या बनी? अगर मैं इस एंट्री को पढ़ूं तो ये एंट्री यूं बनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 330, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट 330। ये डाउटफुल डेट को डेबिट किया, इसकी वजह से इनकम स्टेट। आई होप स्टूडेंट आपके बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात एग्जामिनर ने इसमें और दे दी कि जरा देखिएगा, एक छोटी सी बात, एक अलग से एक रिक्वायरमेंट एग्जामिनर ने दी है, मैं इसको रब करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, मैं इसको, क्या छोटी सी बात है बेटा, जरा देखिए। एग्जामिनर एक छोटी सी बात ये दे रहा है कि आप पढ़िए कि अप्रैल की 15 तारीख को, अप्रैल की 15 तारीख को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिएगा, उमर एडवाइस और क्रेडिट कस्टमर हैं, 1250 उनसे लेने थे और वो 500 दे रहे हैं और बाकी राइट ऑफ हो रहा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि उमर को हॉर्नर से पूरे पैसे कितने लेने थे, तो आप कहेंगे कि सर पूरे पैसे तो लेने थे 1250, लेकिन मैं कहूँ वो दे कितना रहे, तो आप कहेंगे सर वो $500 दे रहे हैं। अगर 1250 में से मेरे बच्चों $500 मिल रहे हैं, तो जरा सोच के बताइए कितने पैसे बैड डेट्स में चले जाएंगे? जी हाँ, 750 बैड डेट्स हो जाएंगे। इसकी एग्जामिनर आपसे जनरल एंट्री मांग रहा है। आइए जनरल एंट्री बनाते हैं बेटा, इसकी छोटी सी एक जनरल एंट्री बना के बात को खत्म कर देते हैं बेटा। क्या जनरल एंट्री बनेगी? चलिए, अभी अभी बताया हमने आपको, इसकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स डेबिट। और अभी अभी आपने क्या कहा, बैड डेट्स कितने से डेबिट होगा? 750। इन्होंने पैसे कितने दिए? 500। और तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए किसका अकाउंट क्रेडिट करके मैं खत्म कर दूं? हॉर्नर का अकाउंट, हॉर्नर का अकाउंट क्रेडिट करके मैं खत्म कर दूं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा माशाल्लाह। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।